Hello everyone, this is Kriti Joshi. I have secured rank 274 in UPSC CSE 2022, and I have been allocated Indian Revenue Service Income Tax. I am training right now, and this session uh, is about मैंने prelims मेंस इन सब की तैयारी कैसे की, इसकी क्या कैसे तैयारी की, पूरी जर्नी क्या रही. So आई थिंक प्रिलिम्स के लिए आई वुड से क्वेश्चन सॉल्व करना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे के लिए आप जितने ज़्यादा ऐसे पढ़ सकते हैं उतना, और उनसे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए तो आपको इजी होगा. यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करना है, उसको फॉलो कीजिए. मेंस में आंसर राइटिंग करिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए टाइम से, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसको अच्छे से तैयार कर सकें. तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ही आंसर राइटिंग कर लीजिए. उससे आपको एक तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी. रही बात ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था. तो जिनको भी ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं वो हिस्ट्री रिलेटेड पूछ सकते हैं. बाकी एक जनरल यही है कि मैथ का एक हमारा मेजर पार्ट आता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन. तो उसके लिए बुकलेट्स मिलती हैं मार्केट में. तो एक रंजन सर से मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी और उनकी एक हैंडमेड मैप वाली बुक थी. तो आई लुक्ड आफ्टर दैट. उससे मुझे काफ़ी इजी हुआ करने के लिए. तो मैप्स उससे सॉर्ट हो जाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया है और सर्टेन साइड. और आई थिंक मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो प्रीवियस ईयर को आप ऑप्शनल के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल हो, बट उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हर तरीके से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें रिपीट होते हैं और उसमें आप यू कांट गो रॉन्ग. इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो. तभी आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम को, आपको पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं. क्योंकि वरना हम न्यूज़पेपर भी ऐसी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट है. तो आई थिंक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो है कि क्या पूछ रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि करंट से वो भले ही एक ऐसे करंट की एक स्टेटमेंट होगी, बट उसके पीछे बेस जो है वो बेस हमेशा एक स्टैटिक पोर्शन ही रहता है, जो आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको करंट को लेके, क्योंकि करंट बहुत डाइवर्स है, तो सिर्फ करंट बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई रीसेंट कॉन्फ्रेंस पूछ ली है, पर वो कोई मेजर इवेंट ही होता है. अदरवाइज जो होता है मोस्ट पार्ट ऑफ इट वो स्टैटिक से रिलेटेड ही होता है. तो अपने स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि वो अपने हाथ में है. किसी कॉन्सेप्ट को आप रॉन्ग करना अफोर्ड नहीं कर सकते. सी सेट की तैयारी, आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, तो मुझे सी सेट में कभी तैयारी ऐसा नहीं करनी पड़ी. मैं हमेशा पेपर से पहले एक दिन एक पेपर या दो पेपर सॉल्व करने के लिए, या कोई यूट्यूब वीडियो में जिसमें वो सॉल्व हो रहा था वो फॉलो कर लिया करती थी, एंड दैट यूज टू बी इनफ फॉर मी. तो मुझे सी सेट पर्टिकुलरली मैंने ना कोई कोचिंग की, ना कोई अलग से किताब पढ़ने की कोशिश की. आई थिंक जिनको ये सी सेट वाला डाउट है वो प्लीज़ किसी और यूट्यूब वीडियो में इसे देख लें. थैंक यू. एंड यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, क्योंकि कई लोग जॉब के साथ कर रहे होते हैं, किसी का इतना बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कोचिंग कर सके, नहीं कर सके. तो काफ़ी लोग हैं जो बिना कोचिंग के प्रिपेयर करते हैं, बट आई पर्सनली टू कोचिंग, एंड मुझे पर्टिकुलरली आई सपोर्ट डूइंग अ कोचिंग. क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत आपका काम आसान हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे बस ये पढ़ना है. क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलरली जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है. या इवन इकोनॉमी में भी कई बल्कि बुक्स आती हैं, कई बल्कि बुक्स आप उठा लेते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि कितना पढ़ना है आपको. तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग है. वो आपका हर डायमेंशन कोई भी छोड़ेगी नहीं. जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है. तो आई रिमेंबर कोचिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स और वो सब कवर किया, जो मुझे कहीं और से फिर कवर नहीं करना पड़ा. इन जनरल उससे हो गया तो हो गया, वरना एटलीस्ट मेरे एक बेस तैयार हो गया. तो बाकी तो बहुत डाइवर्स क्वेश्चन हो सकते हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट इसलिए मुझे लगता है कि कोचिंग आपका काम आपके लिए आसान कर देती है. वो काफ़ी चीज़ें, आपके नोट्स खुद ही तैयार हो जाते हैं इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो दे कैन डू इट बेटर देन यू. बाकी नहीं भी लेंगे तो खुद पे भरोसा रखिए, पर किसी से गाइडेंस एक बार ले लीजिए कि क्या कितना पढ़ना होता है. क्योंकि लोग जब खुद से कर रहे होते हैं तो वो
रोज़ बुक शॉप जाके नए नए सोर्सेस उठा लेते हैं। उनको ये लगता है कि ये ना छूट जाए, वो ना हो जाए, जो एक फोमो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें वो फील होने लगता है और बहुत ज़्यादा बल्कि सोर्सेज कर लेते हैं। इतना टफ नहीं है, अपने सोर्सेज कम रखो तो पढ़ना भी कम पड़ेगा आपको। एंड कोचिंग, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आई वुड से। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के ही बाय करें। मैंने प्रीलिम्स की तो पर्टिकुलरली कभी पैसे दे के बाय नहीं की। मैं वो विजन के जो 35 बुकलेट्स होते थे मैं उन्हें ले आती थी। एंड उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि किसी भी उसका, मैंने पर्टिकुलरली हर साल विजन ही फॉलो किया, तो मुझे बाकी का आइडिया नहीं है। बट वो आप 35 टेस्ट लाइए और बहुत ही जेन्युइनली उन 35 के 35 को सॉल्व कीजिए। मैं ऐसे करती थी कि आज मैंने उठाया, पहले तो टेस्ट करने के लिए 2 घंटे नहीं, उसको 1 घंटे 1.25 घंटे में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप OMR शीट नहीं भर रहे हैं, आप पैनिक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसका टाइम कम होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम में टाइम पे कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे आपने 1.25 घंटे में सॉल्व किया, बट उसके जो पीछे आंसर्स दिए हैं उसको एनालाइज करने में कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं। वो एनालिसिस कीजिए। मैं क्या करती थी कि पीछे के आंसर्स देख के आगे ही क्वेश्चन के साइड में स्क्रिबल कर लेती थी, तो उससे एक तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता था, और कोई क्वेश्चन जिनका बहुत लंबा आंसर है और जेन्युइनली इंपॉर्टेंट आंसर है कि ये टेबल मुझे बाद में देखनी है, उसमें मैं मार्कअप कर लेती थी कि इसको रीड फ्रॉम बिहाइंड। तो हर आपका टेस्ट पेपर इसी तरह से रेडी हो जाना चाहिए एज अ नोट फॉर्म, कि कल को जब आपको रिवाइज करना है, अगेन रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ जो आप दोबारा नहीं पढ़ सकते उसको एक बार पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है। तो जब आपको कल वो टेस्ट को भी रिवाइज करना है तो आपको बस जल्दी से फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ वहीं पे रेडी है। ठीक है। और मेंस की भी टेस्ट सीरीज मैंने ऑल दो बाय तो पहले भी की थी, बट ऑब्वियसली जब तक आपके सर पे चीज़ें नहीं आती तो आप उसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हो। तो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की टेस्ट सीरीज जेन्युइनली दी थी। और ठीक है, बट हर इंसान ये कर पाए वो ज़रूरी नहीं होता है। आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे और अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है। तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के बाद चीज़ें उठाएं और कर पाएँ। तो इसलिए आप पहले से टेस्ट सीरीज लीजिए। भले ही लग रहा है कि आंसर्स में कुछ नहीं लिखना आ पा रहा है, पर यही एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप ब्लैंक फील करेंगे, और तब भी आपको 2 या 3 पेज भरने हैं। तो ये ही प्रैक्टिस आपके वहाँ पे भी काम आएगी। NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, मैंने कुछ NCERT पढ़ी हैं, लाइक इकोनॉमिक्स 11th-12th, हिस्ट्री की 11th-12th, जोग्राफी की 11th-12th, बट मैंने उन्हें बहुत बार तो नहीं पढ़ा। तो आई वुड से कि आपकी जो हायर बुक्स होती हैं वो इवेंचुअली आपको ये सारी नॉलेज दे ही देती है। तो आप पे है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी पे है, क्योंकि बेस बनाना इज़ गुड। तो मुझे नहीं इतनी ज़रूरत पड़ी, एक रीडिंग से मैंने समझ लिया कि जो और बुक्स हैं या मेरी नोट्स हैं वो इस सब को कवर कर रहा है। तो NCERT कैसे पढ़ें? जैसे हर बुक पढ़ते हैं, नॉर्मल रीडिंग। मुझे आदत थी कि मैं वहीं पे अंडरलाइन कर लेती थी कुछ चीज़ें। मुझे बड़े पैराग्राफ हैं उनको मैं साइड में ही स्क्रिबल कर लेती थी, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कि मुझे अगली बार इतना बड़ा ना पढ़ना पड़े और मुझे जल्दी समझ आ जाए। NCERT न्यू या पढ़े या ओल्ड पढ़े, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिसाइड होता है। और आई थिंक ये मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल कि नहीं पढ़े या पुरानी। करंट अफेयर मैं एक एग्ज़ाम मेट सिंबल करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो द हिंदू को सर रोज़ शुभम सर हैं वो पढ़ाते थे, तो मैं उन यूट्यूब वीडियोस को देखती थी। एंड उससे ही मैंने मोस्टली करंट किया है। न्यूज़पेपर पढ़ने की, एज आई सेड बिफोर, कि मेरी ज़्यादा आदत नहीं है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पढ़ सकें, पर वही है कि बहुत ज़्यादा आवर्स देने की फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं है। वो एक रीडिंग हैबिट बनाने के लिए तो सही है, बट उससे आपको आगे एक तो कुछ याद नहीं रह पाएगा। तो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोचिंग वाले आपको ऑलरेडी करके दे रहे हैं। तो आपको अपना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करना। रोज़ अगर आप 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पे लगा देंगे तो जो मेन पढ़ाई है, क्योंकि मैंने अगेन वही बोला कि प्रीलिम्स का भी जो मोस्ट पार्ट होता है वो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, GS स्ट्रॉन्ग है, तो हो जाएगा। और मेंस में भी सेम है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पे बहुत टाइम वेस्ट ना करें। आपको
एग्जाम्पल्स लिखते रहना है अपने लिए, मेंस के में भी जो काम आएंगे, पर वो एग्जाम्पल्स आपको पीटी 365 या मेंस 365 से भी मिल जाएंगे। आपको बस अपनी गिवन नॉलेज को यूज़ करना आना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर कौन सा, द हिंदू लोग फॉलो करते हैं, अगेन मैंने यूट्यूब से पढ़ा तो मुझे वही इजी लगता था, उससे मेरा हाफ एन आवर में कंप्लीट भी हो जाता था जितना रिक्वायर्ड है, और ओरली सुनने से एटलीस्ट वो ज़्यादा दिमाग में भी जाता था। मैगज़ीन्स मैंने कोई मैगज़ीन्स नहीं पढ़ी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेज को ऐसे डाइवर्सिफाई करने का भी पॉइंट नहीं है। हाँ, मैंने वो PT 365 मेन 365 ये मैंने ज़रूर पढ़ा है, तो आई थिंक वो उससे, क्योंकि मैं करंट में एनीवेज बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, तो वो मेरा काफ़ी कवर कर देता था। एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस, उससे भी क्वेश्चंस तो शायद उठ के आए ना आए, पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। PT 365 में भी उतना रेलिवेंटली क्वेश्चंस नहीं आते, बट मेंस 365 से आई डू बिलीव कि वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। मैंने अपनी हर मेन से पहले उसे पढ़ा है और मुझे वो काफ़ी फ़ायदा भी किया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप करें, मेंस 365 तो ज़रूर करें। और UPSC की तैयारी, एज आई टोल्ड यू कि मैंने 2019 से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जून से मेरी कोचिंग यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में शुरू हुई थी, तो मैंने वहाँ से शुरू करी धीरे धीरे, एंड 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं कितने घंटे पढ़ती थी, अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो सिचुएशन की डिमांड होती है। एग्ज़ाम से ठीक पहले हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं, 8-8 घंटे भी पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम कभी कुछ ऐसे डेज होते हैं जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी और शॉर्ट जर्नी फॉर मैनी। आप कितना इनपुट कर सकते हैं, घंटे गिनने की जगह ये देखिए कि आपका कितना मन लग रहा है, क्योंकि अगर नींद आ रही है, बुक के ऊपर सोए जा रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। मन कहीं और है, किताब खोल के घंटे गिन रहे हैं, इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेटर है कि आप बुक्स बंद कीजिए और इन्जॉय कर लीजिए, क्योंकि उससे जो एक तो गिल्ट होता है तब भी इंसान दूसरे दिन अच्छे से पढ़ता है, और अगर गिल्ट नहीं होता है तब भी उसको रिफ़्रेश फील होता है, तब भी इंसान ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है। मेरी पर्टिकुलरली लाइफ जर्नी इसमें ऐसी रही थी कि मैं डिसिप्लिन को बहुत महत्व रख देती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान का मन करे ना करे, उसको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की बहुत ज़रूरत है। वो सुबह मेरा एक रूटीन रहता था कि सुबह उठना है, सुबह उठ के भी मैं पहले पढ़ाई करने की कोशिश करती थी, ताकि भले आधा घंटा फ्रेश होने से पहले मैं पढ़ लूँ, ताकि फिर फ्रेश होने पे एक ब्रेक मिल जाएगा, फिर मैं आधा घंटा पढ़ लूँ, फिर मैं नहाने जाऊँ तो मुझे फ्रेश फील होगा और मेरी थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी। इससे एफर्टलेसली आप पढ़ सकते हो। फिर मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी इंसान को इस जर्नी के साथ करनी चाहिए, तो मैं आई यूज टू प्रे। इससे क्या होता है कि आई पर्सनली बिलीव कि मुझे ना बिल्कुल कम स्ट्रेस फील होता था, क्योंकि आपको लगता है यू बिलीव इन समथिंग। तो आज की जनरेशन के लिए मैं ये स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि ये आपका डिसीजन होगा, बट अगर आपको अपनी मन की शांति चाहिए टेंशन भरे इस जर्नी में, तो प्लीज़ आप लोग भी एक स्पिरिचुअल साइड रखिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन भी बेटर होता है और आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। तो वो पार्ट भी आप ज़रूर एक डिसिप्लिन में रखिए। एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ती थी, एक 50 मिनट्स का सेशन ले लीजिए, फिर आप 10 मिनट फ़ोन चला लीजिए, फिर 50 मिनट का सेशन ले लीजिए, थोड़ा सा उठ लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, वट। तो इस तरह से आप पढ़िए जितनी देर मन में। दिन में फिर सोती भी बहुत अच्छे से थी, ताकि मेरे को सेकेंड हाफ में और रिफ्रेश फील हो। तो इस तरह से मन, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। मतलब आपको ये सोचना है कि आपकी डेस्टिनेशन हैप्पीनेस नहीं है, कि आप क्यों बनना चाहते हैं IAS IPS IRS वटेवर, ताकि आप खुश रह सके, राइट। तो अगर आप आज में खुश नहीं हैं तो कल की खुशी किसने देखी। तो मेक श्योर कि आप आज में भी खुश रहिए, ठीक है। हर दिन खुश रहिए, आप चेरिश कीजिए कि पूरी लाइफ आपने वेट किया था कि कब आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। जब आप ये फील करने लग जाएंगे तो इस जर्नी में आपको मज़ा आने लगेगा, आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। तो मैंने बहुत इन्जॉय की अपनी जर्नी, और इस ग्रैटिट्यूड के साथ हर दिन खुश होके, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं एग्ज़ाम से पहले भी आराम से सोती थी, दो एग्ज़ाम के बीच में भी सो जाती थी, इतनी स्ट्रेस फ्री मैंने प्रिपरेशन की। बिकॉज मुझे एक तो पता है कि लाइफ में दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ अ करियर। और आपका एक लाइफ गोल क्या है? लाइफ गोल है मुझे सोशल सर्विस करनी है, तो वो मैं कहीं भी रहूँगी, अगर मेरा गोल किसी पावर से जुड़ा नहीं है, ईगो से जुड़ा नहीं है, तो
मैं हर जगह खुश रह पाऊँगा, रह पाऊँगी। तो डिसहार्टन नहीं होना है। काफ़ी दिन ऐसे भी आएंगे आपके, सबकी जर्नी में आते हैं कि जब आपको बिल्कुल किताब उठाने का मन नहीं करेगा। आपके ऐसे हफ्ते भी बीत सकते हैं, महीने भी बीत सकते हैं। तो बट मेक श्योर कि वो महीने वाला चीज़ पे ना जाए, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट होता है और वक्त वापस नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ से अपने को ज़रूर बचा के रखिए। आई वुड रिकमेंड दैट। खुद को मोटिवेट कैसे किया? खुद को मोटिवेट करने के लिए आपके अपने गोल पता होना चाहिए कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया। द फर्स्ट पॉइंट, आपका सोशल सर्विस करनी है, अपने फैमिली के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, कोई भी एम हो सकता है। एक तो उस एम को याद रखिए। और मैंने अपने लिए एक कोट बनाया था जो कि मेरा पर्सनल कोट था। वो ये था कि वर्क हार्ड टुडे, क्योंकि आज का जो दर्द है वो कल महसूस नहीं होता, पर कल की जो सक्सेस है वो हमेशा के लिए याद रहती है। तो आप कभी भी देखिए आपको आज कितना भी दर्द हो रहा हो, कोई हार्ट ब्रेक से जाता है, कोई कुछ जाता है, तो आज में ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा पेनफुल तो कुछ है ही नहीं और मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। पर आप आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद देखेंगे तो वो दर्द याद नहीं रहता। इवन आपको प्राउड फील होती है कि यू गॉट आउट ऑफ इट। तो सिमिलरली इस जर्नी में तो ऐसा है कि आज दर्द नहीं महसूस होगा, पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो सक्सेस आपकी पूरी लाइफ में रहेगी। तो इस तरह से आप अपने मोटिवेट रख सकते हैं। और इनर मोटिवेशन इज़ द की। बाहर से मोटिवेशन ढूंढेंगे तो कभी कुछ अफेक्ट होगा, कभी आएगी नहीं आएगी। आपको मोटिवेट अपने डिसिप्लिन से ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि आज 8 बज गए तो 8 बजे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है या नहाने का टाइम है। और ब्रेक्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि ब्रेक्स आपका टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम यूटिलाइजेशन है। जैसे आप मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हैं, या संडे को मे बी डे तक भी पढ़ रहे हैं, तो मैं पर्सनली सैटरडे संडे बहुत कम ही ऐसे रहे होंगे कि मैंने पढ़ा हो। मैं अपने को सैटरडे संडे फ्री रखती थी। 5 दिन अच्छे से डिसिप्लिन में आप पढ़िए, 6-8 घंटे, वो मैं नोट डाउन करती थी और मैं सैटरडे संडे मज़े करती थी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोई इशू भी नहीं हुआ। मुझे आई इन्जॉयड द प्रोसेस। बाकी अपनी मर्जी, आपकी क्या कैपेसिटी है। मेरी 5 डेज़ अ वीक की कैपेसिटी थी, आपकी 6 डेज़ भी हो सकती है। बट हाँ, एक ब्रेक ज़रूर लीजिए 7 डे पे या 15 डेज़ पे, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं होता है वो कब एग्जॉस्ट हो जाता है अपने को पुश करते करते। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? मैंने अपना टाइम टेबल शेयर कर दिया आप लोगों से। मैंने वही बोला, मैं सुबह उठती थी, नहाती थी, प्रे करती थी, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ये सारी चीज़ें करती थी ताकि मुझे रिफ़्रेश फील होते रहे। ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ी देर पढ़ा, फिर दिन में सो गए, फिर उठे, खाना खाया, थोड़ी देर पढ़ा, फिर थोड़ा सा इवनिंग में एक्सरसाइज को अपना ज़रूर रूटीन बनाइए। एक्सरसाइज भी टाइम वेस्ट नहीं है, उससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करता है। तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हैं तो उससे आपको पता भी नहीं है आपको कितना बेनिफिट होगा। आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो जाएगी, आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। तो उस समय भले टाइम वेस्ट लग रहा होता है कि आज एक्सरसाइज में 1 घंटा चला गया, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पता भी नहीं चलेंगे। दे आर एक्सेलेंट। इसके अलावा सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें, तो यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे। जैसे मैंने वही बोला, मैं द हिंदू ऑनलाइन पढ़ती थी, या मैंने काफ़ी और चीज़ें भी हैं। जैसे रामसर साइट्स का याद करना है तो वो मैं ऑनलाइन कोई आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको याद करवाने में हेल्प कर देते हैं। काफ़ी ऐसे है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा। जैसे अन अकेडमी में भी देयर वाज दिस सुदर्शन गुजर सर। मेरे को ज्योग्राफी के उनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लगे। उनने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आई थिंक आई वॉच्ड ऑल ऑफ हिज वीडियोज़ एंड दे वर एक्सीलेंट। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। मैंने अतीश माथुर सर अन अकेडमी अगेन, उसमें उनके वीडियोस देखे हैं जिनने मुझे एथिक्स में हेल्प किया है, पॉलिटी में हेल्प किया है। तो देखिए, कोई भी इंसान अपने सारे सोर्सेज नहीं बता पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह से पढ़ता है छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मुझे कोई चीज़ हिस्ट्री में याद नहीं हो रही है तो मैंने यूट्यूब में सर्च कर लिया ताकि मुझे ज़्यादा इजीली याद हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से सोशल मीडिया का आप यूज़ करिए। और काफ़ी लोग और बहुत सारे ये, अगेन मैं भले ये वीडियो प्ले कर दे रही हूँ, बट बहुत सारी ये वीडियोस से, क्योंकि हर किसी की टेक्निक अलग है, तो वो आप एक की देखेंगे उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, दूसरे की देखेंगे। मैंने कभी किसी की एज सच नहीं देखने की कोशिश की। आई वाज लाइक आई विल क्रिएट माई ओन जर्नी। थोड़ा बहुत कभी सीनियर से पूछ लिया, कभी कोई यूट्यूब वीडियो टकरा गई, बट बहुत ज़्यादा इन्हीं के पीछे मत रहिए, ठीक है। अपनी खुद
की जर्नी बनाई है, स्पेशली जैसे आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट आई थिंक अक्षत जैन, उनने यूट्यूब वीडियो बनाई थी एंड आई वॉच दैट कि उनने पूरे ईयर को कैसे डिवाइड किया जाए, कि उनने बोला स्टार्टिंग में ऑप्शनल कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है, बाद में अपना जीएस उठाइए, फिर इतने से इतने महीने में ये कर लीजिए। तो उनने पूरे साल को 4 पार्ट में डिवाइड करके एक ब्यूटीफुली पूरा हॉलिस्टिक प्लान बताया था। तो मैंने भी उस चीज़ को काफ़ी स्टिक करने की कोशिश की थी। इसके अलावा सिलेबस आपको समझ नहीं आता तो आप सिलेबस को जो यूपीएससी का ऑफिशियल पेज है ना उससे उठाइए, उस मेंस का, स्पेशली प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा लंबा दिया हो सकता है, मेंस का आप उठाइए जीएस 1 2 3 4, उसको रीड कीजिए मल्टीपल टाइम। ये मेरे एक सीनियर ने भी मुझे बोला था कि आप सिलेबस को बहुत बार पढ़िए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या 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 सिलेबस में है, ताकि तब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो आपको और ज़्यादा अच्छे से हिट होगा कि ये सिलेबस में भी है, तो मुझे इसे ज़्यादा ध्यान से देखना है। क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है? नहीं, होम टाउन से करने वाले बहुत बहुत सारे लोग हैं और कोई प्लेस से नहीं डिटरमाइन होता। आजकल तो कोचिंग्स भी सारी ऑनलाइन होती है, मटेरियल सारा होम डिलीवर होता है, तो दिल्ली जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो आप पे है। देखिए जो दिल्ली जाते हैं ओआरएन में इतने बच्चे होते हैं या मुखर्जी नगर में इतने बच्चे होते हैं, वो सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप वो टाइम वेस्ट ना करें, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो बेटर है। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? तो आई थिंक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। टेक्स्ट बुक से आप सर्टेन चीज़ें लेते हैं, सब कुछ आप नोट्स में नहीं, बहुत बल्कि बुक्स होती हैं तो सब कुछ आप नोट्स में नहीं ला सकते। एंड तो जो आपके नोट्स हैं जहाँ पे वो ज़रूरी है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के एक एक पेज के एक आतिशमाथुर.com आई थिंक साइट का नाम है, आतिश माथुर सर की साइट है, उसमें काफ़ी अच्छे से पॉलिटी गवर्नेंस, मैंने उसमें गवर्नेंस के हर टॉपिक के एक एक पेज में अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो मुझे गवर्नेंस मुश्किल से 10-15 पेज में या 20 पेज में मेरी ख़त्म हो गई थी और मैंने हर मेन से पहले बस उतना ही रिवाइज़ किया, बस वो 20 पेज। ये सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने 5 पेज में अपने नोट्स बनाए थे और मैंने वही मैं बस पढ़ के गई थी। पर टेक्स्ट बुक जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत को नोट्स में बनाने की कोशिश मत कीजिए, वो खुद ही नोट्स के फॉर्म में। स्पेक्ट्रम में भी हर चैप्टर के बाद समराइजेशन है, तो उसको नोट्स में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन ऐसे करिए कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर सकें। क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है कि अच्छा ये तो बुक में, एक बार बुक पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन उठाइए, फिर आपको हिट होगा कि ये तो बुक में वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मुझे फिर अगली बार जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लिक होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो हर बार एक बार बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द की अगर आपको ये पेपर निकालना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू। पढ़ा हुआ याद कैसे करें? देखिए मल्टीपल बार पढ़ना ही है तरीका, और इसके अलावा याद करने का वही, आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आप प्रीलिम्स के, मेंस के, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप याद कैसे करें? मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं ये आप पे है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट में डिपेंड करता है कि आप कितने क्या, किस चीज़ को क्या महत्व रखते हैं जीवन में। मैंने पर्सनली कोई प्लान भी नहीं रखा था, क्योंकि मैं बैटमैन की एक डायलॉग था कि यू मेक द हार्डेस्ट जंप, जब आपको ये डर है कि अगर मैं इस बार अपना बेस्ट नहीं दिया तो मैं नीचे गिर के मर ही जाऊंगी। तो मेरी वो फिलॉसफी में बिलीव था और मुझे ये था कि ठीक है, जिस पॉइंट पे गिव अप करना ही होगा तो प्लान भी बनाने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और कई लोग होते हैं जो जॉब के साथ भी तैयारी करते हैं, वो अपना प्लान भी लेके चलते हैं। वो टोटली आप पे है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने आवर्स की जॉब के बाद आप इतना डेडिकेशन रखते हैं कि आके पढ़ाई कर सकें। तो ये एक पर्सनल डिसीजन है, मैंने नहीं रखा था, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही सही तरीका है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा।
मैंने यूपीएससी में पर्टिकुलरली कौन सी गलतियाँ की थी, मैं ये बोलूँगी कि मैं कितना यहाँ पे अभी डिसिप्लिन का बारे में बोलूँ कि इंसान को होना चाहिए। आप कितने दिन नहीं भी होते हो डिसिप्लिन, आप कितने हफ्ते नहीं होते हो, आपको ये लगता है कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, वो हर किसी की हैबिट होती है। अगर आपको भी ये फील हो रहा है तो यू आर नो डिफरेंट, बट अपने को पुल अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यही गलती की थी कि मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे। मैंने एक भी प्रीलिम्स का पेपर नहीं सॉल्व किया था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ कि कितना भी आप पढ़ लें, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जिनका हो जाता होगा। बट एक तो ये गलती ना करें और अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करें। मैंने ये गलती नहीं की थी, बट मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, एंड आई नो कि वो बिल्कुल पढ़ ही रहे हैं, वो यहाँ कुछ और नहीं करने आए हैं, पर उनको इतना ज़्यादा डीप घुसने की आदत है या इतने ज़्यादा सोर्सेज वो उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये गलती ना करिए, अपने पेपर को समझने की कोशिश करिए कि वो लोग बोलते हैं यूपीएससी इज़ एनीथिंग अंडर द स्काई, बट मैंने तो इतना कम पढ़ा हुआ तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बिकॉज इट इज़ नॉट एनीथिंग अंडर द स्काई, आपके कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रिलाई करना है। एनीथिंग अंडर द स्काई एक सर्टेन परसेंटेज तक आता है, जिसको आप मिस आउट भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो एटलीस्ट जो सब सॉल्व कर पा रहे हैं उसमें गलती नहीं करनी है, आपको इतनी मेहनत कर लेनी है। यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया? यूपीएससी सेलेक्ट करने का रीज़न मेरा यही था कि मुझे बचपन से यही था कि मेरे को बहुत ज़्यादा कंपैशन है, एम्पैथी है, एंड आई ट्रूली बिलीव इन द सर्विस टू अदर्स, एंड दिस वाज वन वे जिसमें आप एक चेंज ला सकते हो। बाकी जिसको चेंज लाना होता है वो हर जगह ही ला सकता है, बट आई चोज दिस पाथ, एंड दिस वॉज टोटली माई डिसीजन। माई पेरेंट्स टोटली सपोर्टेड मी, उनने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, एंड आई थिंक दिस पार्ट इज़ फॉर ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो। मेरे पेरेंट्स ने लिटरली मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो मेरे हर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए, हर जगह दे वर फॉर मी। एंड मैं दिल्ली थी, मेरा होम टाउन रामनगर है, तो दे यूज टू कम फॉर मॉरल सपोर्ट, और दे यूज टू टेल मी कि अरे किताबें बंद कर दो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, अच्छे से खाते थे, अच्छे से रहते थे। तो पेरेंट्स का वो मोटिवेशन और सपोर्ट कि आप फेल हो रहे हो तो वो आपको ये ना बोले कि तूने ही नहीं पढ़ा था, तू ही मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं, उन्हें समझना है कि जब आप फेल हो रहे हो तो भले ही आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा, बट वो आपको तब भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, उनका आप में बिलीव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने प्रिपरेशन 2019 से स्टार्ट की। मैनेज टाइम लाइक सोशल लाइफ, मैंने वही बोला, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों से इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं तो हर दिन कनेक्टेड थी अपने दोस्तों से, उससे आप बहुत रिलीफ फील करते हो, आप प्रेशर नहीं फील करते हो, और आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और मैंने कोई डिजिटल डिटॉक्स नहीं किया था, मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करती थी, और मैं हर वीकेंड ऑलमोस्ट बाहर जाती थी, या कुछ अच्छा खा लेती थी, या दोस्तों से मिल लेती थी, दोस्तों से बात कर लेती थी, तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर आप दिन में देखिए 8 घंटे से ज़्यादा तो आप वैसे भी प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ सकते, या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी है। तो आप आई थिंक 6 घंटे अगर हर दिन पढ़ रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो इस सब के साथ 6 घंटे के बाद तो सारा टाइम आपका ही आपका है, तो आपकी सोशल लाइफ मैनेज हो जाएगी। सी सेट के लिए प्लीज़ किसी और वीडियो को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने सी सेट प्रिपेयर नहीं किया, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के बाद खुद एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में है। मल्टीपल रीडिंग इज़ द की, स्पेक्ट्रम हो चाहे लक्ष्मीकांत हो, क्योंकि इन बुक्स से आने वाले क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं कर सकते। मैम इकोनॉमिक्स के लिए क्या करूँ? इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक विवेक सर हैं, जिनके 500 क्वेश्चंस का बैंक आता है, और उनके शायद नोट्स भी आते हैं। मैंने सुना है उनके नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने नहीं पढ़े थे, क्योंकि मेरी कोचिंग के नोट्स ही मैं रिलाई करती थी, वो काफ़ी कंसोलिडेटेड थे। मैंने इकोनॉमिक्स में अपने नोट्स के बाहर शायद कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते। दे नो आप इकोनॉमिक्स नहीं हो, और ना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इवन मेंस में भी बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अगेन वो 500 का क्वेश्चन बैंक इज मोर देन इनफ। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लिए आप देख लीजिए,
उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 to 12 की NCERT अगेन मैंने तो नहीं पढ़ी, 11-12 की काफ़ी सब्जेक्ट्स की मैंने फिर भी पढ़ी अगेन, जैसे मैंने बताया जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आई थिंक मोर और लेस इनकी। 6 to 12 कहीं ना कहीं हायर बुक्स में कवर हो ही जाता है, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। UPSC मेंस आंसर राइटिंग अगेन कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, ज़रूरी नहीं है बाय करने की ज़रूरत है, ऑफलाइन भी जाके आप ला सकते हो और उनको इवेलुएट, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग आई वुड स्टिल से कि आप बाय कर लीजिए, क्योंकि उनको इवेलुएट करना भी आपको नहीं आएगा। कई बार जो कोचिंग वाले होते हैं वो बहुत हार्ड इवेल्यूएशन देते हैं, बहुत कम मार्क्स देते हैं, हर चीज़ को ऐसा आपको लगेगा कि आप तो कुछ लिख ही नहीं पाए, बट उससे डिसहार्टन नहीं होना। आई हैव सीन टॉपर्स जो बिल्कुल बहुत ऊपर रैंक भी लाए हैं, तो उनकी भी कॉपी में उनको 60 मार्क्स मिले हैं, 200-250 में से 250 में से 60 मार्क्स मिले हैं, तो उससे इट इज़ सर्टेन डेज एंड कोई क्वेश्चन और चेकर बहुत सारे सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड होता है, तो आप परेशान मत होइए। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स, मेरे तो मैंने कोचिंग के नोट्स ही फॉलो किए, प्लस मेरा ऑप्शनल था, तो मैं कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली इन दोनों को अलग अलग कैसे प्रिपेयर किया। एंशिएंट के लिए NCERTs पढ़ लीजिए, बाकी वाजीराम के नोट्स अच्छे हैं अगर आप वो लेना चाहें, और आई थिंक येलो बुक्स भी वाजीराम की अच्छी हैं, मेरे को सिर्फ वाजीराम का पता है। स्टार्टिंग कैसे करें, आप एक काम कीजिए, आप अक्षत जैन का स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखिए, वो पूरे साल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको फॉलो कर सकें और जितना अच्छे से स्टिक कर सकें आप वो कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपके सोर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आतिश माथुर सर का मैंने गवर्नेंस वाला पार्ट उठाया, मैंने हर पेज को, हर टॉपिक को बस एक एक पेज में सम अप करने की कोशिश करी, और बाकी मेरे वाजीराम के नोट्स को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। और हिस्ट्री में जो भी कोचिंग मैंने ली थी ऑप्शनल के लिए, उसको मैं हर दिन आके माइक्रो नोट्स बनाती थी, बस पॉइंट अगर एक लाइन लिखी है तो उसको बस एक वर्ड में कंसोलिडेट करने की मैं कोशिश करती थी। केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी। UPSC की कॉपी में कितने पेज होता है, आई थिंक 50 पेजेस होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस भरने हैं, तो ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पेजेस भरने होते हैं, ऐसे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। स्मार्ट स्टडी वही, डिसिप्लिन इज द स्मार्ट स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि आप आधा घंटे उसके बाद फ्रेश हो जाइए, आधा घंटा फिर नहा लीजिए, आधा घंटा फिर पूजा कर लीजिए, 1 घंटा फिर नाश्ता कर लीजिए, 2 घंटे फिर लंच कर लीजिए या सो जाइए। तो इस तरह से ब्रेक्स लेते लेते आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और फिर एक शाम में टाइम रखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी ब्रेक हो जाता है, फिर रात में टाइम रखिए 1 घंटा, दोस्तों से बात कर ली, घर पे बात कर ली, तो ब्रेक हो जाता है। तो आपका एक, और फिर इस डिसिप्लिन को फॉलो करने में मज़ा आने लगेगा, जब ये फॉलो नहीं होगा तो आपको बेचैनी होने लगेगी। प्रीलिम्स में मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आई हैव नोन टॉपर्स जो 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और किसी को भी 100 क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो आपको अपने चांसेस लेने होते हैं। और मैंने भी 95 से ऊपर ही अटेम्प्ट किए थे। जैसे मैंने बोला कि 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही होते हैं, टॉपर से टॉपर को भी सिर्फ उतने ही आते हैं, उसके ऊपर आपको रिस्क लेना ही होता है। इंटेलिजेंट गेसेस कर लीजिए, तुक्का कह लीजिए, ट्रेंड समझ लीजिए, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। UPSC ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन, ये डिपेंड करता है कि आप 3 साल के ग्रेजुएशन में इतना पढ़ पा रहे हैं। मैं अगेन ये बोलूँगी कि अपने अटैम्प्ट्स ना वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला अटैम्प्ट 2019 में दे दिया था ग्रेजुएशन के ठीक बाद, जब मैंने कभी पढ़ाई के UPSC का सिलेबस भी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगा था मैं मॉक की तरह दे आऊँगी, मैं देखूंगी कि नाम लिखना कैसा होता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसका बाद में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है कि यार मेरा एक अटैम्प्ट हो चुका है। जब लोग आपसे पूछेंगे कि कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं, और आपको बोलना होता है कि 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, जबकि आपको पता है कि आपने तैयारी 3 की थी, तो वो आपका काफ़ी वो करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हैं एग्ज़ाम देने से पहले और आप छोड़ दें। डर सबको लगता है, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए कि ये कुछ नहीं आने वाला डर है या एग्ज़ाम वाला डर है। तो अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, बट उसके बाद भी तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके।
आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें या नहीं करें, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लिख देते हैं जो वो नहीं भी करते हैं. तो बट अगर आप करते हैं और किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होंगे तो आपको खुद ही वो आपकी आईज में दिख जाएगा व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट इट. मेरे से फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया था इंटरव्यू में. जीरो से स्टार्ट कैसे करें, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. वही अक्षत जैन की आई थिंक वीडियो है, वो देखिए. 1 साल में उसने कैसे सब कुछ कवर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बताई थी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं. पर आपको हर दिन फिर उतने ही आवर्स और डेडिकेशन देना है. उसके लिए आप प्लीज़ ध्यान दीजिए. स्पिरिचुअल पार्ट के लिए मंदिर में ही करना जरूरी है, कहीं भी कर सकते हैं. देखिए, स्पिरिचुअल पार्ट आप ऑब्वियसली कहीं भी कर सकते हैं. आप अपने रूम में भी बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं. मतलब इट्स अबाउट कंफर्ट. आपको उसमें एक तो बिलीव करने की ज़रूरत है, और मंदिर में करने का देखिए ये सिग्निफिकेंस होता है. या आप अपने रूम में भी एक छोटा सा अगर मंदिर बनाते हैं तो वो आप वहाँ पे जब भी बैठते हैं आप एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठते हैं. तो उस एरिया की पर्टिकुलरली एनर्जी डिफरेंट हो जाती है. तो आप इसलिए मंदिर जाने का पूरा कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस भी यही है. और जब भी आप अपने रूम में अगर कोई एक भगवान जी भी रख रहे हैं, तो आपको जब भी आप उन्हें देखोगे आपको एक बिलीव डेवलप होगा, एक होप डेवलप होगी, और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव, उनको हर बार देखते ही एक पॉजिटिव मेंटालिटी आएगी. आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप रिलीजियस बुक रख सकते हैं, वट एवर द वे यू वांट. तो ये उसका सिग्निफिकेंस है. आई होप श्रेय जोशी आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज होती हैं. मेरा पर्टिकुलरली ऑप्शनल था तो मैंने अपने नोट से पढ़ा. बट आई थिंक 11 या 12 में वन ऑफ द एनसीईआरटी इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं. और वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. प्रीलिम्स में तो नहीं ही पूछते हैं, और मेंस में भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं. तो आप सिलेबस उठाइए, उसके हिसाब से पढ़िए कि क्या क्या उस सिलेबस में है. उससे चाहे फिर आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, नोट्स भी अवेलेबल होते हैं. तो आई होप तनिष कौशिक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड होप अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे. मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की, मैंने अभी जैसे बताया कि कई दिन आप नहीं पढ़ते हो, तो उस फेज से जितनी जल्दी बाहर आ सको, महीने ना लगाओ, वो एक गलती है. मैंने पर्टिकुलरली नहीं की, बट मोस्ट एस्पिरेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेज उठा लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. अपने कंसोलिडेटेड रखिए, रिवाइज करते रहिए. आई थिंक इफ़ यू सी माई वीडियो, आई अटेंडेड टू दिस पार्ट ऑलरेडी. एंड मेरा 18 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब क्या करूँ? देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है 18 ईयर, जब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप अभी से पढ़ने लग जाइए. यूपीएससी में वैसे भी इतना डाइवर्स सिलेबस है कि आप अभी से भी पढ़ोगे और बहुत अच्छे से भी डेडिकेटेडली भी पढ़ोगे, तब भी इतना टाइम लग जाता है. तो आप और अच्छे से प्रिपेयर करिए कि जब तक आपका अटेम्प्ट देने का टाइम आए तब तक आप वेल प्रिपेयर्ड हैं. जब आप आंसर राइटिंग करते थे तब आप अपना आंसर किसी से, मैंने ये बोला कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैंने टेस्ट सीरीज बाय की थी, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन होता है उनकी, वो आपको मॉडल आंसर भी देते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो कर लीजिए. मैंने विजन की ली थी, मैंने मेंस की भी विजन की ली थी. मैंने प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज मार्केट से उठाई थी वो भी मैंने विजन की ली थी. मेरा नाम कृति जोशी है, मेरी सिटी रामनगर है. मॉक टेस्ट में 65 to 70 मार्क्स आते हैं. प्रीलिम्स में आते हैं या मेंस में आते हैं? प्रीलिम्स में आते हैं तो आई थिंक ठीक है. मेरे ऑलमोस्ट एकदम एग्जाम से पहले भी 65, 70, 80, कई बार तो 30 मार्क्स भी आ जाते थे, ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट हो तो. मार्क्स से नहीं वो करना है. मैं वही कह रही हूँ अगेन, पेपर कर लिया, मार्क्स आ गए जो आ गए. उसका अगर आपने एनालाइज नहीं किया उस पेपर को, और स्क्रिबल नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो उस टेस्ट सीरीज से आप वहाँ के वहीं फिक्स हो जाओगे, आप इम्प्रूव नहीं करोगे. So I think I have pretty much answered all the question. Is there anything else anybody wants to ask
और वील रैप अप दिस सेशन। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? सिलेबस उठाइए, इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि अगेन ऑप्शनल ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार पढ़नी होती है। तो जिस चीज़ को आप बार बार नहीं पढ़ सकते, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि हिस्ट्री इज़ वन सब्जेक्ट जिसे मैं बार बार पसंद करूँगी पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा, तो मैंने वो चूज़ किया। जिसका भी जो भी इंटरेस्ट है बार बार पढ़ सके उस सिलेबस को, और सिर्फ बार बार पढ़ने के अलावा जो स्कोरिंग भी हो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं लगा मुझे, बट इट हेल्प मी इन जीएस, तो आई विल नॉट कंप्लेन। बट ऑप्शनल के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, तो जो इजी भी हो, छोटा भी हो, आपको मे बी जीएस में भी हेल्प करे, आप बार बार पढ़ सकें, इनमें से जो भी बेस्ट क्राइटेरिया आपको फिक्स लगे वो आप उस हिसाब से कर लीजिए। फर्स्ट रीडिंग में कितना परसेंट रिकलेक्ट बेटर है? आई थिंक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ फाइन, जीरो भी होगा तब भी फाइन, बट हार नहीं माननी, दोबारा उठाना है, पढ़ते रहना है, वो एटीट्यूड मोर इम्पॉर्टेंट देन टेस्टिंग की। कई बार ये होता है सिलेबस टफ है, सब्जेक्ट टफ है, 0% रिकलेक्शन। पॉलिटी आप 10 चैप्टर पढ़ लो, 0% रिकलेक्शन पहली बार जब आप पढ़ते हो, तो वो से इम्पॉर्टेंट है कि लगे रहो और समझो और क्वेश्चंस करो और फिर पढ़ो। मैंने सब दिल्ली से लिखा, प्रीलिम्स मेन सब कुछ। सीसेट अगेन आई वुड से कि आप किसी और वीडियो को रेफ़र कीजिए। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे ऐसे अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तनिष्क कौशिक जी। एंड तो मैं एक दिन पहले यूट्यूब वीडियो एक उठा लेती थी, मैं सॉल्व भी नहीं करती थी, मैं उस वीडियो में ही सॉल्व होते हुए देख लेती थी, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। एंड मैम आपने प्रीलिम्स सी सेट के लिए बुक्स की वीडियो, मुझे सी सेट के सोर्सेज नहीं पता, आई अपोलोजाइज अगेन। मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है तो आप गीता का सार पढ़िए। गीता मतलब गीता में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि हार जीत, सुख दुख सब में जो एक समान रहे, जो कि मध्य मार्ग का भी कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ को अपने दिल से नहीं लगाना। देखिए इवेंचुअली एक टेस्ट ही है और ये एक एग्ज़ाम ही है, लाइफ इससे ना शुरू होती है ना इस पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको सेल्फ बिलीव है, बुरा लगता है, सबको लगता है, बट ठीक है, दूसरा टेस्ट उठाइए, उसमें 20 मार्क्स लाइए, अगर पिछले में 30 आए हैं और बुरा लगेगा, तो बुरा लगने से परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस जर्नी में हो सकता है बहुत बार हार्ट ब्रेक आए। ये तो फिर भी मॉक टेस्ट में हो रहा है, हो सकता है मेन टेस्ट में भी हार्ट ब्रेक्स हो। तो अगर आपको खुद को उठाना नहीं आता है तो पहले ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाइफ लेसन ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता था स्टार्टिंग में जब भी मार्क्स नहीं आते थे, और अगली बार टेस्ट देने का मन भी नहीं करता था, बट ये स्कोर आपके अपने लिए है। जो स्कोर बाद में फेल वाला आएगा वो ज़्यादा लोगों को पता होगा, वो ज़्यादा डिसहार्टनिंग होगा, इसलिए अभी कर लो जितनी गलतियाँ कर सकते हो। I think I have answered all the questions now, and that is pretty much in. So thank you so much who all joined, and अगर किसी के क्वेश्चन मिस कर दिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गाइड यू देयर ऑल्सो। मेरा इंस्टा आई डी इज़ कृति अंडर उसको joshi.irs, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन, आई ट्राई कि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, बाय बाय।